सेक्सुअल स्कैंडल चलाकर सेक्स रैकेट ये लोग चलाती हैं। और आज पुलिस ने 2 सेक्शन बढ़ाए। इससे पता चलता है मामले की नौयत कितनी गंभीर है और ये लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया है। और मुमकिन है कि आने वाले कल में और आने वाले वक्त में बहुत सारे आरोपी इसमें निष्पन्न हो और गांव के नामचीन लोगों का नाम भी इसमें शुमार हो सकता है। वो उनके ऑफिस में, वो उनकी क्लिनिक में कई अरसे से काम कर रही थी। यही जो आरोपी क्रमांक 2 है ये सप्लाई करती थी और यही उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाती थी, ऐसा कहना है, मजबूर करके। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में चल रहे नाबालिग से असमत दरी के मामले में आज एक नया मोड़ उस वक्त आया जब इस मामले में रौनकाबाद इलाके में रह रहे एक साबिक कारपोरेटर के भाई और भाभी को, जो कि पेशे से डॉक्टर बताई जा रही है, इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर किया गया। आज कोर्ट में बड़ी चहल पहल देखी गई और मामूल से ज्यादा भीड़ नजर आई। कोर्ट के अहाते में मुल्जिमीन के अजीज और अकारिब के साथ दोस्तों अहबाब बड़ी तादाद में नजर आए, जिन्हें कई बार पुलिस ने डांट डपट कर खदेड़ा। साफियों और पत्रकारों के अलावा किसी को भी कोर्ट के मेन गेट के आसपास खड़े रहने की इजाजत नहीं दी गई। आज 3:55 मिनट पर यूसुफ इलियास समेत इसी मामले में मुलजिम बनाए गए गिरफ्तार किए गए मियां बीवी को कोर्ट में लाया गया और पुलिस की कड़ी निगरानी में पॉक्सो की खुसूसी अदालत में मौजूद जज KR पाटिल साहब के रूबरू पेश किया गया, जहां बंद कमरे में 1 घंटा 10 मिनट तक मुसलसल बहस चलती रही। सुनवाई के कमरे से लगकर बनी हुई राहदारी में वकीलों और मुलजिमीन के चंद रिश्तेदारों के अलावा इक्का दुक्का साफियों को ही खड़े रहने दिया गया। यहाँ पे पुलिस का सख्त इंतजाम देखने को मिला। असमत दरी का शिकार नाबालिग लड़की की तरफ से एडवोकेट फैज वासिफ ने जराह की, जबकि यूसुफ इलियास की तरफ से एडवोकेट आरिफ शेख ने और नए मुलजिम बनाए गए मियां बीवी की तरफ से एडवोकेट निमेश मर्चेंट ने जराह की। तीनों ही वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद मेहरबान जज पाटिल साहब ने यूसुफ इलियास को मजिस्ट्रेट कस्टडी में दिए जाने के अहकाम जारी किए हैं, जिसका मतलब यह है कि पुलिस की जानिब से यूसुफ इलियास से जाँच और पूछताछ मुकम्मल कर ली गई है, पूरी कर ली गई है और आगे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि इसी मामले में मुलजिम बनाए गए मियां बीवी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी देते हुए उन्हें दोबारा 8 सितंबर को कोर्ट में पेश किए जाने के अहकामात आयशा नगर पुलिस स्टेशन को कोर्ट ने दिए हैं। असमत दरी का शिकार नाबालिग लड़की की वकालत करने वाले एडवोकेट फैज वासिफ ने मामलात की तफसील बयान की। साथ ही साथ इस मामले में मुलजिम बनाए गए मियां बीवी का इस केस से क्या ताल्लुक है उसकी भी वजाहत की, क्योंकि ये केस काफी संगीन है जिसमें पोक्सो एक्ट की दफातें लगाई गई है। इसलिए एडवोकेट फैज वासिफ खुद भी काफी एहतियात से काम लेते हुए तफसीलात बयान करते नजर आए। आप सभी जानते हैं कि FIR नंबर 62/2025 ये 30 अगस्त को 21:05 यानी 7:05 को दाखिल हुआ। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास, ये एक ही शख्स के खिलाफ में FIR दाखिल हुई। उनको पुलिसों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में 5 दिन का पुलिसों ने PC मांगा और कोर्ट ने 3 दिन का PC देते हुए आज उनको फिर से कोर्ट में पेश किया। आज उनको कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिसों ने खुद से उनका MCR रिपोर्ट पेश किया। इसका मतलब है कि अब उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं रही और उनको अब नासिक सेंट्रल भेजा जाए। उसके बाद में कल पुलिस स्टेशन की जो केस डायरी होती है, स्टेशन डायरी क्रमांक 17/2025 के हिसाब से 6:31 पर आरोपी क्रमांक 2 और आरोपी क्रमांक 3 यानी जो डॉक्टर साहिबा है और उनके जो शौहर है अखिल शेख, इनको अरेस्ट किया। और पुलिसों ने अपने रिपोर्ट में, PCR रिपोर्ट में 5 दिन का PC मांगा। अभी मालूमात मिली है कि मेहरबान कोर्ट ने 8 तारीख तक यानी बरोज पीर तक उनको PC दी है। 5 दिन की PC मांगी थी और मेरे ख्याल में 5 दिन की पूरी PC कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट सुनते हुए उनको दी है। रही बात इनका जो रोल है, एक्यूज नंबर 2 और एक्यूज नंबर 3 का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनके एतबार से ऐसा बताया जाता है एक इसम जिनका नाम इस स्टेज पर लेना सही नहीं है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि 15 लाख रुपए अमाउंट ये लोगों ने एक्सेप्ट की है और इन्होंने
उस वजह से कई लड़कियों के साथ इसी तरीके के सेक्सुअल स्कैंडल चलाकर सेक्स रैकेट ये लोग चलाती हैं। और इसके एतबार से पुलिसों को तफ्तीश के लिए और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के लिए इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी पीसी चाहिए। मैंने पीड़िता यानी प्रोसिक्यूट्रिस की जानिब से कोर्ट में आर्ग्यू किया और कोर्ट को बताया कि सबसे पहली बात इसमें देखा जाए कि पीड़िता के साथ कितनी दफा लैंगिक शोषण यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, किन किन मौके पर हुआ है और किस किस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स इस पीड़िता के साथ हुआ है। उसी के साथ साथ जो एक्यूज नंबर 2 और एक्यूज नंबर 3 है, डॉक्टर मैडम और उनके शौहर, इनका इसमें रोल क्या है, इनको इसमें आरोपी क्यों बनाया गया, किसके कहने पर बनाया गया, और उसी के साथ साथ जो पीड़िता है उसके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी पुरानी जवाब की बुनियाद पर इनका नाम भी निष्पन्न हुआ और इनको भी आरोपी बनाया गया। तो उन्हीं के साथ आरोपी क्रमांक 1 के एडवोकेट, जिनका तो एमसीआर हो चुका था, उन्होंने तो कुछ पैरवी नहीं की, उनको पैरवी करने की नौबत भी नहीं है। और आरोपी क्रमांक 2 और 3 के एडवोकेट ने पेश किया कोर्ट के सामने कि जो आरोपी क्रमांक 2 और 3 जो है, इनका तो नाम एफआईआर में कहीं नहीं आता, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इनके बारे में कोई खुलासा नहीं, तो इनका नाम आया कैसे और किस वजह से आया। तो हमने कोर्ट में ये कहा कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का भी प्रोविजन होता है और इस स्टेज पर जो केस डायरी देखने का अधिकार है वो मेहरबान न्यायालय को, उसी के साथ साथ सरकारी वकील को और असिस्ट टू पीपी जो करते हैं उनको भी देखने का अधिकार होता है। उसके अंदर ऐसे क्लियर कट रिसाइटल है कि आरोपी क्रमांक 2 और 3 का उसमें रोल क्या है, उनको किस वजह से इसमें आरोपी बनाया गया और इनका इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन क्यों जरूरी है। आरोपी के वकील ने यह भी पेश किया कि ये लोगों का इसमें कोई रिलेशन नहीं, इनके एक रिलेटिव एक्स कॉर्पोरेटर है, इन्होंने इसके खिलाफ में एफआईआर दाखिल की, इनको आरोपी बनाया, उनको आरोपी बनाया, इसलिए उनके साथ दुश्मनी निकालकर पॉलिटिकल मोटिवेशन की बुनियाद पर इनको आरोपी बनाने की साजिश की गई है। तो हमने रिप्लाई में ये कहा कि एन एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, each and everything cannot be mentioned in FIR. Each and everything will be considered at the time of full-fledged trial, and the charge sheet is going to be filed. In that charge sheet, each and everything will be disclosed and promulgated. तो कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए उनको 8 तारीख तक पीसी दी है और मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास नामी जो शख्स है, उनका आज कोर्ट में एमसीआर दायर। तीनों आरोपियों के आरोपी के नाम तो इस स्टेज पर बताए नहीं जा सकते। जो पॉक्सो एक्ट है उसकी प्रोविजंस बहुत स्ट्रिंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट है और इस स्टेज पर नाम बताना, चाहे वो पीड़िता का हो या फिर अपेक्षित आरोपी का, वो बताना मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो आईपीसी का सेक्शन 384 जो था पुराना, जो अभी बीएनएस का सेक्शन 308 हो चुका है एक्सटॉर्शन खंडनी का, और उसी के साथ साथ सेक्शन 16 पॉक्सो एक्ट का वो भी ऐड हुआ है, अबेटमेंट टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। इसमें इनिशियली सेक्शन 64 यानी 376, 351(2) यानी 504, 356(2) यानी 308 इसके अंदर लगाया गया था। उसी के साथ साथ 4, 6, 12 ये सेक्शन इनिशियली लगे थे। सेक्सुअल पेनिट्रेशन एक्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सब कलम उसमें इनिशियली लगे थे। पर आज पुलिस ने 2 सेक्शन बढ़ाए। इससे पता चलता है मामले की नौयत कितनी गंभीर है और ये लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया है, और मुमकिन है कि आने वाले कल में और आने वाले वक्त में बहुत सारे आरोपी इसमें निष्पन्न हो और गांव के नामचीन लोगों का नाम भी इसमें शुमार हो सकता है। 15 लाख इस वजह से लिए, इसके 15 लाख इस वजह से लिए गए वो भी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट ये बताया गया है कि 15 लाख लेने की वजह ये रही है कि एक स्कैंडल चलाते हैं और सेटलमेंट की बात थी, बस यहीं तक मैं बता सकता हूँ। अच्छा, आरोपी नंबर जो 1 है, इनकी तरफ से 15 लाख रुपया आरोपी नंबर 2 और 3 को दिया गया, ऐसा एक शख्स ने उनके स्टेटमेंट में पुलिसों के सामने कहा है। अच्छा, ये जो आरोपी है 1, 2 नंबर और 3 नंबर, इसी में से किसी ने कहा है? आरोपी क्रमांक 2 और 3 दोनों का नाम लिया गया है। अच्छा, पीड़िता का डायरेक्टली ये दोनों लोगों से क्या ताल्लुक है? ये जो 2 नए मुस्लिम, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। पीड़िता जो थी वो आरोपी क्रमांक 2 के पास असिस्टेंट बोल के काम करती थी। वो उनके ऑफिस में, वो उनकी क्लिनिक में कई अरसे से काम कर रही थी और ऐसा कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन की ऐसी स्टोरी है कि यही जो आरोपी क्रमांक 2 है ये सप्लाई करती थी और यही उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाती थी, ऐसा कहना है, मजबूर करके।